ओके दोस्तों, तो अब हम लोग चालू करने वाले हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। अभी तक हम लोगों ने काइनेमैटिक्स में कोई एक पार्टिकल का मोशन के बारे में पढ़े हैं, यानी एक पार्टिकल क्यों मूव करेगा उसके बारे में तो हम कुछ नहीं जानते हैं, लेकिन एक पार्टिकल का मूवमेंट का जो तरीके है उसके बारे में हम लोगों ने डेफिनेटली काफी सारे चर्चाएं जो हैं वो हम कर चुके हैं। ठीक है, उसके बारे में हम 1D में देखे हैं स्ट्रेट लाइन पे मोशन, उसके बारे में हम प्रोजेक्टाइल मोशन देखे हैं, ठीक है, रिलेटिव मोशन के बारे में भी देखे हैं, राइट। तो अब हम लोग जो है नेक्स्ट जो पार्ट चालू करने वाले हैं दैट इज कॉल्ड द डायनामिक्स। यानी डायनामिक्स का मतलब क्या होता है, जो एक पार्टिकल का जो इनहेरिएंट प्रॉपर्टी होती है, जो बॉडी का मास है और बॉडी के ऊपर जो फोर्स लगता है, इसके साथ काइनेमैटिक्स के कॉन्सेप्ट को जोड़ते हुए हम लोग एक पार्टिकल का उसके एनवायरनमेंट के साथ जो इंटरेक्शंस है उन इंटरेक्शंस के बारे में चर्चाएं करने वाले हैं। एंड ये जो पूरा पार्ट है दैट इज कॉल्ड द प्रिंसिपल ऑफ डायनामिक्स। तो सबसे पहले मैंने यहां पर ये बताया हूं, जो एक बॉडी जो है जो एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्शन कर रहा है उसके बेसिस में ये डिटरमाइन होता है जो बॉडी हमारा किस तरीके से मूव करेगा। ठीक है, और वो सबको हम लोग देखेंगे प्रिंसिपल ऑफ डायनामिक्स में, राइट। अच्छा, फोर्स क्या है? बहुत ही वेग लैंग्वेज पे बात करूं तो फोर्स इज बेसिकली अ पुश और अ पुल। ठीक है, या तो मैं कोई बॉडी को धक्का मारूंगा या तो मैं कोई बॉडी को खींचूंगा। इट्स अ वेरी वेग वे ऑफ डिफाइनिंग द फोर्स, बट डे टू डे लाइफ में हम फोर्स के बारे में ये वाली चीज जो है वो हम लोग कह सकते हैं। एंड डे टू डे लाइफ के एक्सपीरियंस से फोर्स के हम 4 बेसिक प्रॉपर्टी जो है उसके बारे में भी हम बातचीत कर सकते हैं। जो पहला तो ये है, जो फोर्स जो है वो या तो पुश होगा या तो पुल होगा। तो ऑब्वियस सी बात है, एक मैग्नीट्यूड के साथ साथ एक डायरेक्शन भी हमारा अटैच्ड होंगे, तो मोस्ट प्रोबेबली इट्स अ वेक्टोरियल क्वांटिटी। ठीक है, दूसरा, फोर्स हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करेगा। अगर कोई बॉडी ए बॉडी बी पर फोर्स लगाता है तो बॉडी बी भी पलट के बॉडी ए पर फोर्स लगाएगा। ऑब्वियस सी बात है, अगर मान लो मैं किसी भी चीज को थप्पड़ मारता हूं तो बॉडी मूव करने के साथ साथ हमारा जो हाथ है उसके ऊपर भी चोट तो डेफिनेटली पहुंचती है। अगर मैं कोई बॉडी को फोर्स लगा रहा हूं तो वो बॉडी भी पलट के डेफिनेटली मेरा हाथ पर फोर्स लगा रहा है। दैट्स प्रीटी श्योर एंड ऑब्वियस। ठीक है, फोर्स कैन कॉज अ बॉडी टू एक्सिलरेट। अगर मैं कोई बॉडी पे बाहर से फोर्स लगा रहा हूं तो ये ऑब्जर्व किया गया है, बॉडी जो है उसका कोई ना कोई एक्सिलरेशन जो है वो देखी जाती है। एंड चौथा ये है, फोर्स जो है वो बॉडी को डिफॉर्म भी कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो मैं कोई एक बॉल ले लूं, टेनिस बॉल ले लूं और उसको मैं दबाऊं तो डेफिनेटली वो टेनिस बॉल डिफॉर्म होते हुए भी नजर आता है। तो ये जो डिफॉर्मेशन है, ये फोर्स को मेजर करने के लिए हमारा आगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल होने वाला है, जहां पे वाया स्प्रिंग का डिफॉर्मेशन एक इंस्ट्रूमेंट होती है स्प्रिंग बैलेंस। वो स्प्रिंग बैलेंस के थ्रू हम लोग फोर्स का अमाउंट जो है वो हम लोग मेजर करते हैं। ठीक है, तो फोर्स के बारे में एक बात तो समझ में आ गई है, कोई एक बॉडी का मोशन का जो मेन रीजन है, द रीजन बिहाइंड दिस मोशन विल बी सम सॉर्ट ऑफ फोर्स। तो फोर्स के बारे में बहुत टाइम से लोगों के बारे में बहुत मन में बहुत सारी बातें थी। तो सबसे पहले एरिस्टोटल ने, ठीक है, एक स्टेटमेंट दिए थे। बाद में वो स्टेटमेंट गलत साबित होता है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द एरिस्टोटल्स फैलेसी। बट एरिस्टोटल फैलेसी डे टू डे लाइफ का एक्सपीरियंस से देखी जाती है। एरिस्टोटल ने देखा, जो अगर मान लो मैं कोई बॉल को जमीन के ऊपर गिरा के छोड़ देता हूं तो इन दैट केस एक सर्टेन टाइम के बाद बॉल जो है वो हमारी रुक जाती है। तो एरिस्टोटल ने ये बोला, जो कोई बॉडी को अगर कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ हमें मूव कराने का मन है तो हमें उस बॉडी के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स जो है वो डेफिनेटली लगानी पड़ेगी। बॉडी के ऊपर हमें एक्सटर्नल फोर्स जो है वो हमें डेफिनेटली लगानी पड़ेगी। एंड दैट वाज बेसिकली प्रूव्ड टू बी रॉन्ग एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द एरिस्टोटल्स फैलेसी। एंड फाइनली न्यूटन ने मैक्रो लेवल पे हमें इसके जो प्रिंसिपल ऑफ डायनामिक्स है
उसके बारे में हमें 3 लॉज देते हैं। दोस 3 लॉज आर फंडामेंटल इन नेचर। फंडामेंटल इन नेचर बोलने का मतलब यह है मैं कोई भी और चीजों के सहारे उन तीनों को डिराइव नहीं कर सकता हूं, और उनके जो लॉज है वो मोटे मोटे तौर पे हमारा यूनिवर्सल है, यानी वो हमारा हर किसी के लिए वैलिड है। ठीक है, सो बिफोर स्टार्ट एक जल्दी से एक चीज डिफाइन कर देता हूं, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मोमेंटम। व्हाट इज द लीनियर मोमेंटम ऑफ बॉडी? अगर कोई बॉडी है ऑफ मास m और वो बॉडी मूव करता है विद द वेलोसिटी ऑफ v वेक्टर, देन द लीनियर मोमेंटम इज डिफाइंड एज p वेक्टर इक्वल्स टू m इंटू v वेक्टर। ठीक है, तो न्यूटन ने हमें जो 3 लॉ दिया, सबसे पहले वो तीनों लॉज को मैं स्टेट करूंगा और उन तीनों लॉज को स्टेट करते हुए उसके बारे में बहुत ही विस्तार में हम चर्चाएं करने वाले हैं। राइट, सो न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या बोला? एवरी बॉडी कंटिन्यूज टू बी एट रेस्ट और इन यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन unless it is compelled to change that by net external force acting on it। यानी जब तक मैं कोई बॉडी पे बाहर से कोई फोर्स नहीं लगाऊंगा तो जो बॉडी रेस्ट पर है वो जिंदगी भर रेस्ट पर ही रहेगा, और जो बॉडी हमारा मूव कर रहा है वो बॉडी हमेशा स्ट्रेट लाइन में अनचेंज्ड वेलोसिटी के साथ ही मूव करता रहेगा। दिस इज कॉल्ड द लॉ ऑफ इनर्शिया। ठीक है, यानी बॉडीज बेसिकली इनर्ट होते हैं, जब तक मैं फोर्स नहीं लगाऊंगा तब तक हमारा बॉडी का मोशन पे किसी भी प्रकार का कोई चेंज नहीं आने वाला है। दैट्स द फर्स्ट लॉ। सेकेंड लॉ, इफ द नेट एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड देन द मोमेंटम ऑफ द बॉडी changes and the rate of change of momentum is directly proportional to the applied force। अगर मैं कोई बॉडी पे बाहर से फोर्स लगाऊंगा तो वो जो हमारा मोमेंटम होगा बॉडी का, वो मोमेंटम पे बदलाव आएगा, यानी वेलोसिटी में चेंज आएगा, और वो जो हमारा मोमेंटम चेंज का रेट होगा, दैट रेट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। यानी उन्होंने बोले जो F वेक्टर इज प्रोपोर्शनल टू dp वेक्टर बाई dt, यानी F वेक्टर को हम लिखेंगे k इंटू d ऑफ mv वेक्टर बाई dt। ये हमारा कोई एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है जो लोगों ने बाद में वाया एक्सपेरिमेंट निकाला, k का वैल्यू 1 है। सो F इज इक्वल्स टू m इंटू dv बाई dt प्रोवाइडेड द m इज कांस्टेंट। हम लोग फिलहाल जो पढ़ेंगे उस पर हमारा बॉडी का मास जो है वो हमेशा ही कांस्टेंट रहने वाला है। तो F वेक्टर विल बी m इंटू dv वेक्टर बाई dt, एंड यहां से हम लोग निकालेंगे जो F वेक्टर इज इक्वल्स टू m इंटू a वेक्टर। यानी बॉडी का मास जितना ज्यादा होगा, सेम एक्सीलरेशन प्रोड्यूस करने के लिए हमें ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी। यानी 1 किलो को अगर हम एक्सीलरेट करवाने के लिए कोई सर्टेन अमाउंट ऑफ फोर्स F लगाते हैं, तो वही एक्सीलरेशन देने के लिए 2 किलो वाली बॉडी पे 2F जितना फोर्स हमें लगानी पड़ेगी। ठीक है, एंड लास्ट द न्यूटन्स थर्ड लॉ। न्यूटन का थर्ड लॉ ये कहता है जो फोर्स जो है वो हमेशा पेयर पे एग्जिस्ट करता है, यानी एवरी एक्शन हैज इट्स इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन फोर्स। यानी अगर कोई भी एक्शन होता है तो उसके करस्पॉन्डिंग एक रिएक्शन हमेशा प्रोड्यूस होता है। दोनों फोर्स जो है एक्शन और रिएक्शन वो पेयर वाइज साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट करता है, यानी जब एक्शन है तब रिएक्शन है और तभी रिएक्शन है। यानी हम देख के बोल नहीं सकते हैं जो कौन सा एक्शन है और कौन सा रिएक्शन है। यानी फोर्स को देख के हम ये नहीं बोल सकते हैं जो बॉल को मैं मारा था या मैं बॉल आके मेरे हाथ पे लगा था, ये एक चीज हम कह ही नहीं सकते हैं जो कौन एक्शन है और कौन रिएक्शन है। यानी बोथ ऑफ देम ऑकर साइमल्टेनियसली, और दोनों जो एक्शन और रिएक्शन है वो हमेशा 2 डिफरेंट बॉडीज पर ही लगता है। एक्शन अगर बॉडी ए पे लगेगा
तो रिएक्शन जो है वो हमारा बॉडी बी पे ही लग सकता है, वो बॉडी ए पर तो कतई ही नहीं लगेगा। ओके दोस्तों, तो इसके बारे में हम थोड़ा बहुत और देख लेते हैं। जो हमारा 3 लॉज है न्यूटन के, वो तीनों आपस में इंटरडिपेंडेंट नहीं है, यानी हमें एक लॉ के बारे में जानकारी के लिए कोई दूसरा लॉ की जानकारी की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। यानी फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ और थर्ड लॉ तीनों हमारा इंडिपेंडेंटली डिफाइंड है और एक की जानकारी से दूसरा हम डिराइव नहीं कर सकते हैं, राइट। हाँ, सेकंड लॉ से फर्स्ट लॉ फिर भी थोड़ा बहुत डिराइवेबल है, बट द मेन थिंग इज फर्स्ट लॉ की जानकारी के लिए सेकंड लॉ की कोई जरूरत नहीं है, सेकंड के लिए हमें थर्ड की कोई जरूरत नहीं है, यानी दे आर इंडिपेंडेंट, दे आर नॉट इंटरडिपेंडेंट। अच्छा, अब हम लोग एक चीज डिफाइन करेंगे, दैट इज द मास। मास बेसिकली 2 टाइप के होते हैं, एक होता है इनर्शियल मास और एक होता है ग्रेविटेशनल मास। हम लोग यहां पर जो मास के रिगार्डिंग बातचीत करेंगे दैट इज कॉल्ड द इनर्शियल मास। नाउ इनर्शियल मास क्या होता है, ध्यान दो। मास इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी दैट स्पेसिफाइज हाउ मच रेजिस्टेंस एन ऑब्जेक्ट एग्जिबिट्स टू चेंज इट्स वेलोसिटी। मास बॉडी का वो प्रॉपर्टी है जो ये डिटरमाइन करता है जो बॉडी अपना वेलोसिटी को चेंज होने के लिए कितना रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा। फॉर एग्जांपल, एक बॉल और एक ट्रेन अगर दोनों सेम वेलोसिटी से आ रहा है तो दोनों को स्टॉप कराने के लिए ऑब्वियस सी बात है जो फोर्स का रिक्वायरमेंट होंगे दैट इज गोइंग टू बी डिफरेंट। बॉल के लिए हमें ना के बराबर फोर्स लगानी पड़ेगी, वहीं पे ट्रेन के लिए हमें एक्सट्रीमली ह्यूज अमाउंट ऑफ फोर्स जो है वो हमें लगानी पड़ेगी। तो मास ये जो होती है वो बेसिकली बॉडी का इनर्शिया की प्रॉपर्टी है। इनर्शिया वर्ड केम फ्रॉम द वर्ड इनर्ट, दैट मीन्स जो हमारा फोर्स है उसके रेस्पेक्ट में वो इनर्ट है। दैट मीन्स मास जितना ज्यादा होगा वो बॉडी का फोर्स की तरफ रेजिस्टेंस उतना हायर होगा। यानी टू क्रिएट द सेम एक्सीलरेशन वी हैव टू अप्लाई अ मच हायर अमाउंट ऑफ फोर्स इन द केस ऑफ हायर अमाउंट ऑफ मास। मास बॉडी का एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी है, ठीक है, और वो एक हमारा स्केलर क्वांटिटी है। एसआई यूनिट जो होता है वो हम जानते हैं केजी होता है, CGS unit is basically gram, right? So from first law we introduce the concept of equilibrium. We say a system to be in the translational equilibrium if a vector is equals to 0. तो अगर कोई बॉडी ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है, अच्छा प्लीज नोट, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम का मतलब मैं एक बार भी ये नहीं बोल रहा हूं जो बॉडी हमारा रेस्ट पर है इट मे मूव विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी। कोई एक बॉडी का ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम तब होगा अगर हमारा ए वेक्टर जो है वो हमारा 0 हो, मतलब या तो बॉडी के ऊपर काम करता हुआ फोर्सेस असली में हमारा 0 हो, या फिर बॉडी के ऊपर अगर बहुत सारे फोर्स काम कर रहा है एक्सटर्नली तो उन सारे फोर्सेस का जो वेक्टर सम होना चाहिए दैट वेक्टर सम मस्ट बी इक्वल्स टू 0, ठीक है। अच्छा, फोर्स का जो फोर्स बेसिकली क्या है? फोर्स इज बेसिकली द कॉज ऑफ एक्सीलरेशन, यानी कोई एक बॉडी पे एक्सीलरेशन होने का जो मेन कॉज है दैट इज द फोर्स। फोर्स का जो हमारा एसआई यूनिट होती है दैट इज न्यूटन और किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी 1 किलो के बॉडी के एक्सीलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर पैदा करने के लिए हमें एक्सटर्नली जितना फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा दैट अमाउंट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड 1 न्यूटन। ओके, सीजीएस यूनिट इज डाइन। डाइन मतलब है ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 1 न्यूटन जो है दैट इज इक्वल टू 10 to the power 5 डाइन। सिंपली देख लो, 1 न्यूटन इज 1 kg into 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर and 1 kg can be written as 10 to the power 3 gram and 1 meter can be written as 100 centimeter, so it will become 10 to the power 5 times.
From second law, acceleration is proportional to force. So and acceleration is proportional to 1 by m. फोर्स जितना ज्यादा होगा फॉर सेम मास, एक्सीलरेशन उतना ज्यादा होगा, एंड फॉर सेम फोर्स मास जितना ज्यादा होगा, एक्सीलरेशन उतनी कम होने वाली है। अच्छा, अगर कोई बॉडी के ऊपर बहुत सारे फोर्सेस लग रहा है, दैट इज F1 वेक्टर, F2 वेक्टर, डॉट डॉट Fn वेक्टर, तो बॉडी का अगर नेट एक्सीलरेशन नेट एक्सीलरेशन a वेक्टर है, then m into a vector will be the vector sum of all these forces. This is called the superposition of forces. Now, वेक्टर सम करने का सबसे अच्छा तरीका होता है उसको कंपोनेंट पर रिजॉल्व करने में। तो अगर x के अलोंग हमारा नेट फोर्स जो है वो है समेशन fx, y के अलोंग नेट फोर्स है समेशन fy, और z के अलोंग नेट फोर्स है समेशन fz, तो समेशन fx will be m into ax, summation fy will be m into ay, and summation fz will be m into az. Okay, now एक बात ध्यान रखना, कोई बॉडी खुद पर कभी कोई फोर्स नहीं लगा सकता है। A body can never exert a force on itself. It's a very very important property. ठीक है। Regarding the third law, action and reaction pairs are always equal in magnitude and they are opposite in direction. एक टर्म में यूज कर रहा हूं नेचर, जिसके बारे में आगे मैं बात करूंगा। एक्शन और रिएक्शन पेयर का जो नेचर होगा वो नेचर हमेशा हमारा सेम होने वाला है। नेचर क्या होता है, नेचर ऑफ द फोर्स, उसके बारे में हम थोड़ी देर बाद बातचीत करेंगे। अभी फिलहाल के लिए वो स्टेटमेंट याद रख लो। नाउ आफ्टर दैट द लिमिटेशन ऑफ न्यूटन्स लॉ। सबसे पहला जो बेसिक लिमिटेशन है, न्यूटन्स लॉ ऑफ वेरी हाई वेलोसिटी, यानी जहां पे वेलोसिटी इज क्लोज टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट हो, या वेरी स्मॉल साइज, यानी द साइज कंपेरेबल और स्मॉलर देन दैट ऑफ एटम्स, एटॉमिक लेवल पे हमारा न्यूटन्स लॉ पूरी तरीके से फेल करता है। मास का जो हमारा इनवेरियंस है वो भी हाई वेलोसिटी में जाके गड़बड़ हो जाती है, उसमें आइंस्टाइन का रिलेटिविटी का प्रिंसिपल आती है। मास इटसेल्फ इज अ फंक्शन ऑफ वेलोसिटी। हम न्यूटन्स लॉ की चर्चा करने के दौरान उन चीजों को कंप्लीटली नजरअंदाज करने वाले हैं। ठीक है, हम लोगों का जो वेलोसिटी होगा वो हमारे स्मॉल वेलोसिटीज होंगे, और जो साइज होंगे वो हम मैक्रो पार्टिकल्स की तरह ही ट्रीट करेंगे। अच्छा, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन इज एप्लीकेबल ओनली फॉर पॉइंट ऑब्जेक्ट्स। पॉइंट ऑब्जेक्ट मतलब इट इज नॉट अ पॉइंट लाइक ऑब्जेक्ट। वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट्स के तो एप्लीकेबल ही नहीं है। पॉइंट ऑब्जेक्ट्स वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनके हर पॉइंट का जो वेलोसिटी और एक्सीलरेशन हो वो हमारा सेम हो। यानी अगर मान लो हमारे पास कोई एक ब्लॉक है और वो ब्लॉक हमारा ट्रांसलेट करते हुए जा रहा है, तो ब्लॉक के अंदर तुम कोई भी पॉइंट लो, वो ब्लॉक का हर पॉइंट का वेलोसिटी और एक्सीलरेशन जो होगा वो हमारा बेसिकली सेम होगा। तो बॉक्स को डेफिनेटली हम एक पॉइंट मास की तरह ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है, नाउ वैलिड ओनली इन द इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। व्हाट इज मीन बाय इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस? यानी जिस फ्रेम से हम बॉडी का मोशन को ऑब्जर्व कर रहे हैं वो बॉडी नॉन एक्सीलरेटेड होना चाहिए। यानी उस फ्रेम में जो मेरा फ्रेम ऑफ ऑब्जर्वेशन है उसके ऊपर कोई अनबैलेंस्ड फोर्स जो है वो हमारा एक्ट नहीं करना चाहिए। तो केवल वही फ्रेम इनर्शियल होगा जो कि हमारा या तो रेस्ट पर हो या तो वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा हो। अगर कोई फ्रेम एक्सीलरेट कर रहा है दैट इज कॉल्ड द नॉन इनर्शियल फ्रेम, और नॉन इनर्शियल फ्रेम में हम न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन किसी भी हालात पर अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अब द प्रॉब्लम इज एब्सोल्यूट रेस्ट पे तो कुछ होता नहीं है। ठीक है, ऐसा फ्रेम पाना प्रैक्टिकली असंभव है जो कि हमारा कोई पूरी की पूरी तरीके से इनर्शियल हो। ठीक है, तो बेसिकली हम अर्थ के साथ अटैच फ्रेम को ग्राउंड फ्रेम भी बोलते हैं, एंड अर्थ के साथ
अटैच फ्रेम को हम इनर्शियल फ्रेम मानते हैं। तो या तो वो फ्रेम अर्थ खुद हो यानी ग्राउंड फ्रेम हो, या तो वो फ्रेम हो जो अर्थ के रिस्पेक्ट में कोई एक कांस्टेंट वेलोसिटी से, नॉट कांस्टेंट स्पीड, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा हो, उसी को हम इनर्शियल फ्रेम बोलेंगे। और ये वाला चीज खत्म करने के पहले एक बात ध्यान देना, एक्सीलरेशन इज द इफेक्ट, फोर्स इज द कॉज, m into a vector is not a type of force. m into a vector is not a type of force. यानी ma वेक्टर को हम फोर्स तो किसी भी हालत पे नहीं बोल सकते हैं। फोर्स जो लग रहा है उसका इफेक्ट हमें एक्सीलरेशन के फॉर्म में दिख रहा है, और उस एक्सीलरेशन को उसके इनर्शियल मास के साथ अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो इन दैट केस वो न्यूमेरिकली इक्वल होती है नेट एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स के। तो दोस्तों, बेसिक न्यूटन के 3 लॉज जो है वो मेरे ख्याल से समझ में आ गया है। सो प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट हियर, जो कि नोट्स बनाने में आसानी हो। अब हम लोग फोर्स के नेचर के बारे में जानकारी लेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ फोर्सेस के बारे में हम लोग राइट नाउ बातचीत करने वाले हैं। ओके